आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमने लाइव फीड की थी और रिसेंटली आपके दूसरे कमेंट्स हमने नोटिस किए थे जिसमें आप लोग स्पेसिफिकली ये जानना चाह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ कौन से ऐसे देश हैं जिनके वीज़ा आसानी से मिल रहे हैं। तो हालांकि बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो हमने कुछ रिसर्च करने के बाद क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस हैं तो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद हमने कुछ इसके आंसर्स हैं जो हम सोचते हैं कि आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि इस वक्त कौन कौन से देश हैं जो आसानी से वीज़ा दे रहे हैं। पहले तो कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके वीज़ा आसानी से लग सकते हैं। दूसरा फिर हम इसमें स्पेसिफिक टारगेट करेंगे शेंगन एरिया को, क्योंकि शेंगन एरिया में काफ़ी सारी कंट्रीज आ जाती हैं, 27 देश आ जाते हैं, तो उनमें ऐसे कौन से देश हैं जो आसानी से वीज़ा दे रहे हैं, राइट। तो दो भागों में इस वीडियो को हमने डिवाइड किया हुआ है और शॉर्ट वीडियो है, दोनों ही कंसर्न्स को बहुत अच्छे से एड्रेस करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि देखिए, इजी वीज़ा कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा ऐसे ही मिल जाता है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी हमने नोटिस किया है, लोगों को ये लगता है कि इजी वीज़ा का तो मतलब है सिर्फ पासपोर्ट उनको भेज दिया और वीज़ा मिल गया। काफ़ी देश सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे भी दे देते हैं वीज़ा, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे वीज़ा नहीं देती, उनको आपके रिकॉर्ड्स भी चाहिए होते हैं। अब इजी वीज़ा का मतलब ये है कि अगर किसी की प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, या फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कई बार फ्रेश पासपोर्ट है, ऐसे केसेस में भी वीज़ा मिलने के चांसेस बरकरार रहते हैं। इसका मतलब यही है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 100% गारंटीड आपको वीज़ा मिलेगा, राइट। आप ये समझे। सबसे पहले इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया गया है, क्योंकि अगर एक पार्ट में इसको बनाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो इसलिए इसको दो पार्ट में बनाया गया है। इस पार्ट को आप देखें और फिर दूसरे पार्ट को मिस ना करें, क्योंकि आपको उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इजी वीज़ा अगर इस वक्त हम बात करें तो सबसे पहले हम दुबई की बात करेंगे। दुबई का वीज़ा बहुत इजीली मिल रहा है, ई वीज़ा मिलता है, आप कभी भी उसे एनरोल कर सकते हैं, उसमें कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। हाँ, कुछ केसेस में वो गारंटी बॉन्ड मांग सकते हैं, तो आप जिस भी एजेंट के थ्रू लगाएंगे वो आपको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन दे देंगे अगर ऐसी कोई नौबत आती है। दूसरा है रशिया। रशिया भी ईजिली वीज़ा दे रहा है। बीच में रशिया ने एकदम से स्ट्रिक्टनेस कर दी थी और काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे, लेकिन उसका रीज़न कोई टफ वीज़ा पॉलिसी नहीं थी। उसका रीज़न था ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड एकदम से इंडिया से फैला था, उसको कंटेन करना। तो इसमें हमने काफ़ी सारे लोगों के कंसर्न नोटिस करे थे। वो कह रहे थे जी हमने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये ना समझे कि आपकी प्रोफाइल वीक थी या आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए रिफ्यूज़ हुआ है, ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि उस टाइम एकदम से थर्ड वेव ओमिक्रॉन की इंडिया में काफ़ी स्पीड से आई थी और उस वक्त यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऐसा तो नहीं कि ये भी उतनी ही तबाही लेकर आए जितनी डेल्टा वेरिएंट ने करी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, तो टेम्परेरी बेसिस पे काफ़ी रिफ्यूज़ल हुए थे रशिया के, बट अभी फ्लो काफ़ी स्मूथ है। अगर आप रशिया लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। थर्ड है थाईलैंड। थाईलैंड भी वीज़ा बड़े आसानी से इस वक्त अवॉर्ड कर रहा है। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, द ओनली कंडीशन इज़ कि आपकी दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हो जो WHO अप्रूव्ड हो, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आप लेकर जाएं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आधार कार्ड के अगेंस्ट अपनी वैक्सीनेशन रिपोर्ट ले रहे हैं, तो उसको आपने इंटरनेशनल वर्जन में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ही, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसमें आपने पासपोर्ट नंबर इंटीग्रेट करना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आसानी से हो जाता है। आप पासपोर्ट नंबर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ही वहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड वाला वैक्सीनेशन लेकर जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। RT-PCR रिपोर्ट जाने से वो 72 आवर्स कहते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप जितनी जल्दी हो, जितना मतलब कम गैप का RT-PCR हो उतना अच्छा है। आप जाने से एक दिन पहले करा कर जाएं, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट अपने पास कैरी रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें ताकि वहाँ पर आके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने थर्मल स्कैनर पे आपको आपका टेम्परेचर हाई नोटिस किया या फिर उनको ऐसा लगा कोई गड़बड़ है, तो वो क्वारंटीन भी आपसे मांग सकते हैं, तो अननेसेसरी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर ने थोड़े अभी रिसेंटली ही अपने वीज़ा विंडोज़ को ओपन किया था इंडिया में और काफ़ी इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाने लग रहे हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं सिंगापुर में तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। वहाँ पे बहुत इजीली फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। जो फ़्लाइट्स के एकदम से रेट स्काई रॉकेट हो गए थे, अब ऐसा नहीं है। वो फ़्लाइट के रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल हो चुके हैं, होटल्स के रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। यहाँ पर भी सेम थाईलैंड वाली ही कंडीशन है कि आपके पास फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दूसरा, आपका यही सर्टिफिकेट जो है वो पासपोर्ट इंटीग्रेटेड हो और जाने से पहले RT-PCR रिपोर्ट आप करवा कर जाएँ।
सिंगापुर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर वहाँ पे थर्मल स्कैनर में थोड़ा सा भी आपका टेम्परेचर रेज होता है तो वो तुरंत आपको वहाँ पर भी टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, RT-PCR के लिए। और इन केस अगर वो पॉजिटिव आ गया तो क्वारंटीन तो 100% वो आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं तो सिंगापुर में ट्रैवल अवॉइड करें। अदरवाइज सिंगापुर एक 2 साल तक क्लोज रहने के बाद बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं वहाँ पे जाने के। बहुत ही सुंदर देश है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वहाँ पे रहते भी हैं, तो आप वहाँ सिंगापुर जा सकते हैं। वीज़ा इज ईजिली अवेलेबल। नेक्स्ट है टर्की। टर्की काफ़ी सारे लोग जाने के लिए इच्छुक हैं। टर्की ने बीच में अपनी वीज़ा सर्विसेज को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही क्विकली इसको रिज्यूम भी कर दिया था। तो अगर आप टर्की जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आप टर्की जा सकते हैं। टर्की के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है कुछ खास मुश्किल नहीं है। आपकी 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट हो, 1 साल का टैक्स रिटर्न हो, दैट्स ऑल। और जो भी आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई आप प्रूफ लगाएं, दैट्स इट। टर्की का भी वीज़ा कंपैरेटिवली बाकी देशों के मुकाबले आसान है। इंडियंस को आसानी से टर्की के वीज़ा मिल जाते हैं। कुछ केसेस में रिफ्यूज़ल भी हो सकते हैं, वो तभी होते हैं जब आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल थोड़ी सी ठीक ना हो या इमिग्रेशन रिकॉर्ड पुअर हो, कहीं पर ओवर स्टे डिपोर्टेशन जैसा कोई आपके रिकॉर्ड में आ रहा है, तो उस केस में टर्किश अथॉरिटीज थोड़ा सा डिनाई कर देती है। अदरवाइज अप्रूवल रेट इज़ मोर देन 90%। नेक्स्ट है इजिप्ट। इजिप्ट तो इंडियंस को कभी वीज़ा डिनाई करता ही नहीं है, राइट। आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि इजिप्ट अगर आप जाना चाह रहे हैं वीज़ा, वो आपको विंडो पे तभी आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं जब आप एज ऑफ नाउ ग्रुप में जा रहे हो। अगर आप सोलो ट्रैवल करेंगे तो पासपोर्ट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसका मतलब डिनायल ही हो गया एक तरह से, और वो आपके पैसे भी रिटर्न कर देते हैं। इजिप्ट के लिए वो जो भी उनकी फीस है, थोड़ी सी फीस होती है, वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो इजिप्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले तो अकेले ना जा रहे हो एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में आप अकेले भी जा पाएंगे, या तो आप किसी ग्रुप का हिस्सा है या फिर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं जिसमें 5-7 लोग हो फैमिली में। अगर आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट जो है अपने सारे क्लाइंट्स को कंबाइन करके ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, जैसे किसी के पास 4 सोलो ट्रैवलर हैं, 3 हैं, तो वो एक ग्रुप फॉर्म करके उनको भेज रहे हैं। हमने भी ऐसे पीछे ऐसे किया था ताकि ग्रुप का हिस्सा वो बन सके। उनका ट्रैवल बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और वीज़ा मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। इजिप्ट का वीज़ा रेयरली रिफ्यूज़ होता है, वो सिर्फ आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। एक तरह से वो रिफ्यूज़ल आप समझ सकते हो, वो आपको विंडो से ही वापस कर देते हैं, नहीं जी हम नहीं दे पाएंगे आपको, आप या तो ग्रुप में आओ या कैसे आओ। इसके भी बहुत ही आसानी से वीज़ा अप्रूवल भी होते हैं और बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं। या मैं 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट हो आपकी, 1 साल का टैक्स रिटर्न हो, सेम वही, और कोई ना कोई प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। अकाउंट में भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रकम दिखानी पड़ेगी, आप 1.5-2 लाख का एक बैलेंस भी दिखाते हैं, वो भी रीजनेबली एक्सेप्टेड है। तो इजिप्ट एक आसान देश है एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। काफ़ी सारे कमेंट्स जो लाइव फीड में मैंने नोटिस किया तो पूछ रहे थे कि ब्राज़ील का वीज़ा कब फ्री होगा, ब्राज़ील ने तो वीज़ा फ्री देना था, वो कब देगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। 2018 में उन्होंने अनाउंस करा था वो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री करने वाले हैं। यानी इंडियंस को अगर ब्राज़ील जाना होगा तो वहाँ पर जाके वीज़ा ऑन अराइवल जैसे थाईलैंड में मिलता है वैसे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2018 के एंड में उन्होंने ये करा था कि अनाउंस करा था कि करने वाले हैं। 2019 में उसके इम्प्लीमेंटेशन के काम भी शुरू हो गए थे, लेकिन 20 में फिर कोरोना आ गया और वो अभी भी होल्ड पे ही है। लेकिन आज भी तो ब्राज़ील ने वीज़ा ऑन अराइवल सर्विसेज इंडियंस को देनी ही देनी है, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे जाते हैं और वो वापस आने वाले बहुत ज़्यादा रेशियो, वहाँ पे रुकने वाले बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। ब्राज़ील के अंदर इनकम भी ऑलमोस्ट इंडिया जितनी ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया ब्राज़ील के लाइफस्टाइल में और इंडियन लाइफस्टाइल में। तो इसलिए ब्राज़ील लोग जाते हैं तो टाइमली वापस आ जाते हैं। द ओनली कंसर्न इज ब्राज़ील में लोग जाते हैं तो उनके ज़्यादातर वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, तो वो इस सिनेरियो में भी ब्राज़ील जाते हैं। तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि भाई यहाँ से सिंगल सोलो ट्रैवलर आते हैं, दे गेट मैरिड, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो कोई स्कैम चल रहा हो या कुछ हो, क्योंकि क्राइम जो है, इंटरनेशनल क्राइम जो है, वो किसी भी देश में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। वो पूछते हैं कि भाई आप दिखाइए सोर्स ऑफ फंड क्या है और ब्राज़ील आपने क्यों चूज़ किया, ये भी बताइए। तो एज ऑफ नाउ तो ये चीज़ें वो देख रहे हैं। इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 2 साल का टैक्स रिटर्न और आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ें अगर आप उनको दिखाते हैं और साथ में जस्टिफाई करते हैं कि ब्राज़ील आप क्यों जाना चाह रहे हैं, किसी के इन्विटेशन पे या आप वैसे ही ट्रैवल करने में, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट अभी कंटिन्यू होगा, तो आप इस वीडियो के बाद जाके उसे देख सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।